मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे आग्रह भी करूंगा को आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब है, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। बेल आइटम को दबाएंगे तो आपको जरूर मिलेगी। दर्शकों, ज्योतिष का विषय 9 ग्रह और 12 राशि वैदिक ज्योतिष में एक गहरा सागर है। ऐसे नहीं है अगर 2 मिनट में कोई ये बता दे। अध्ययन करना पड़ता है किस तरह से ये 9 ग्रह अपना खेल दिखाते हैं और हम उस खेल के भागी भी बनते हैं। चाहे अशुभता हो या शुभता हो, परेशानियां आती हैं। और ये भी अटूट सत्य है, जब हमारा जन्म होता है तो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल साथ में लेकर के आते हैं। चाहे वो कर्म हमारे हों, हमारे माता पिता के हों या पूर्वजों के हों, उनके आधार पर कुंडली की रचना बनती है। और इन्हीं 12 भावों में और 9 ग्रह में सब कुछ छिपा हुआ है। आकलन करना जरूरी बात है। वैदिक ज्योतिष एक पुराना शास्त्र है। उस टाइम पर और आज के टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। पहले राज दरबार होते थे तो ये कहा जाता था अखंड साम्राज्य हो, अच्छा राजा बनेगा, राजा के दरबार में होगा। आज उसी चीज को सरकारी नौकरी में लिया गया है। जो आधुनिक है, हमको आज की परंपरा के हिसाब से, आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमको आकलन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। कुछ योग ऐसे होते हैं जो कुंडली में अगर शुभ स्थिति में हो वह योग, तो जातक उच्च स्तर का पद सम्मान प्राप्त करता है, धनवान होता है, सब कुछ होता है। और वही योग विफल हो जाते हैं तो जातक ठोकरे खाता है, दर दर की ठोकरे खाता है। कितना अंतर आ गया है। तो हम आज आपको एक बहुत ही अच्छा योग बता रहे हैं। आप अपनी कुंडली निकाल करके देख लीजिए और मिलाइए कुंडली निकाल करके। मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। जैसे कि ये 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, इन्हीं में सभी कुछ छिपा हुआ है। लगन का भाव सबसे पहला है, बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर मैंने देखा है कि हमारे साथी ये बता देंगे कि आपका शुक्र यहां पर होगा, धनवान होगा, ऐसा होगा, वो होगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले तो लगन है भाई। लगन कुंडली का संचालक है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। लगन लगनेश शुभ स्थिति में होना अति आवश्यक है। यह मैं हमेशा बताता हूं, ये हर एक वीडियो की बात है, चाहे कोई ना बताए। इसके अतिरिक्त आज हम चलते हैं द्वितीय भाव, धन का, कुटुंब का, परिवार का। तीसरा पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान का। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का है, सेवा का ही भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का। अष्टम भाव गुण ज्ञान है और नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। धर्म त्रिकोण का तीसरा पद है। दसम भाव कर्म है तो एकादश भाव लाभ है, हमको लाभ मिलेगा। और द्वादश भाव एक खर्चे का भाव है। ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। और भी कई है इनमें। द्वादश भाव में सेवा सुख है, किसी प्रकार का दंड है, मानसिक है, शारीरिक वित्त जो भी है, हानि है, सब लगा लो। मुख्य बिंदु क्या है, आप अपनी कुंडली में देखिए। जैसे मैंने आपको बताया, ज्योतिष का विषय एक गहरा सागर की तरह है। किसी भी भाव को भली भांति समझने के लिए उसके गहन बिंदु पर जाना अनिवार्य है। सबसे पहले लगन। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में अपना लगन देखिए, लगन पर विचार कीजिए। आपका लगन कहां पर है, उदय अंश में और लगन लगनेश के अंश में क्या है, कि विश्व नवास में है या कहां पर है, ये सारा आवश्यक है लगन की स्थिति के जानना। और उसके बाद आप जो कुछ विचार कीजिए, तो जिस भाव का भी विचार करें उस भाव का भावेश का विचार कीजिए। नवम भाव, ये नवम भाव का विचारना अति आवश्यक है, जिसे हम भाग्य कहते हैं।
जिसे हम भाग्य कहते हैं। और ये नवम भाव हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के द्वारा बनता है, ये भाग्य भाव। किस्मत, लक का प्रतिनिधि करता है। और ये नवम भाव हमको राज, अधिकार, बल, धन आदि की खान है, हमको दिलाता है अगर अच्छा हो। हम कहते हैं भाग्य का स्वामी बलवान हो, अच्छी शुभ स्थिति में हो, केंद्र में हो तो भगवान होगा, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और राज कृपा के आप पात्र भी होंगे। तो ये एक नवम भाव भी देखना जरूरी है लगन लगने के बाद। दूसरी बात देखना है हमको पंचम भाव। पंचम भाव क्या कहता है? बुद्धि, शिक्षा, संतान का। देखो, एक बालक जन्म लेता है, उसको जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है उसका बुद्धि ज्ञान उसी की तरफ जाता है। उसी में से डॉक्टर बनता है, उसी में से इंजीनियर बनता है। तो बुद्धिमान बनता है जिसके पंचम भाव ठीक हो। वो अलग बात है भाई बुध ग्रह भी ठीक हो, वो मैं बात नहीं बता रहा हूं, भाव की बात बता रहा हूं। पंचम भाव से हमारी बुद्धि प्रखर होती है। पंचम भाव, चतुर्थ भाव से पंचम भाव, द्वितीय भाव जनता का खजाना भी है, सरकारी कोष भी इसको माना जाता है। हमारी जितनी शिक्षा और बुद्धि अनुरूप होगी उतने ही हमारी कार्य क्षमता बुद्धि के लेकर के, वो तीसरा भाव पराक्रम को लेकर के नहीं बता रहा हूं, बुद्धि को लेकर उतने हम बुद्धिमान होंगे, अपनी सोच समझ के कार्य करेंगे। और ये पंचम भाव धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है। लगन पहला भाव है धर्म त्रिकोण का, पंचम दूसरा है, तो नवम भाव तीसरा भाव है धर्म त्रिकोण का। यह भी हमको राजयोग में मदद करता है। पंचम पंचम भाव पूर्व जन्म के भी कर्मों को दर्शाता है। पराशर जी ने तो क्या कहा है कि नवम भाव का स्वामी मंत्री और पंचम भाव का मुख्यमंत्री। उन्होंने ये उपमा दी है पराशर होराशास्त्र में, राजयोग अध्याय 41 में आप देख सकते हैं। उन्होंने ये उपमा दी है पंचम भाव को इससे। और अगर ये बलवान हो, पंचम भाव और नवम भाव आपस में एक दूसरे को देखते हो, युति हो, तो अच्छा राजा बनता है। लगन तो मैंने पहले ही बता दिया, लगन लगने तो चाहिए, राजा बनेगा कौन? लगन लगने। अब आते हैं धन और संपत्ति। ये सब करने के बाद जब राजा बन जाता है तो भाई हमको धन संपत्ति भी चाहिए, राजा जैसे ठाठ भी चाहिए। आज आर्थिक युग है तो अच्छी आमदनी भी होगी, राजा होगा तो मतलब अच्छी सरकारी होगी, अच्छा पद होगा, तो उसकी तो द्वितीय और एकादश भाव, द्वितीय और एकादश भाव जिसको धनेश और लाभेश कहते हैं, इनकी सुख स्थिति और धन के कारक गुरु है। ये कुंडली में अच्छी स्थिति होनी चाहिए। अब मैंने आपको इतनी ये बातें बता दी। अब आप कुंडली में देखिए, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी धनेश और लाभेश और नवेश, 3। द्वितीय भाव का स्वामी लाभेश या द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, कोई भी एक ग्रह अगर केंद्र में है, पहली शर्त, एक ग्रह केंद्र में है। क्यों? ये सभी धन के घोतक हैं, केंद्र में है। द्वितीय भाव भी धन का घोतक है, एकादश भी, और नवम भाव भी धन के घोतक। ये इन तीनों में से एक ग्रह केंद्र में है। दूसरी शर्त, इसके साथ ही गुरुदेव जो धन के कारक हैं, वह द्वितीय भाव के स्वामी या पंचम भाव के स्वामी या एकादश भाव के स्वामी आपकी कुंडली में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो। या तो द्वितीय भाव के स्वामी हो तो द्वितीय ऑलरेडी धन का भाव है, या पंचम भाव के स्वामी हो, या एकादश भाव के स्वामी, या द्वितीय भाव के स्वामी, या पंचम या एकादश भाव के स्वामी हो आपकी कुंडली में। आप कुंडली देखिए और वो गुरुदेव भी केंद्र में हो, केंद्र में हो। तो 2 ग्रह ये मैंने आपको केंद्र में बता दीजिए। तो ऐसा कहना है विद्वानों का, शास्त्रकारों का एक कहना है, अस्थाई साम्राज्य यानी स्थायी पद प्रतिष्ठा धन प्रदान करने वाला योग होता है। लग्नेश तो चाहिए ना भाई, लग्नेश तो अपने आप में चाहिए। तो ये सारी चीजें आ गई और मैंने आपको बता दिया कि लग्नेश ठीक हो, भाग्य भाव के साथ में शामिल देती हो, और द्वितीय धनेश और गुरु की स्थिति कहीं अच्छी हो, तो अपने आप दशम भाव सुधर जाएगा।
अपने आप सुधर जाएगा। कहीं ना कहीं दृष्टि होगी ना इतने ग्रहों की, कहीं ना कहीं योग तो होगा, तो अपने आप में होगा। तो एकादश भाव क्या है? एकादश भाव हर प्रकार से लाभ का घोतक है, बलवान होना चाहिए, वो लाभ का सूचक है एकादश भाव। एकादश भाव जहां ग्रह को देखेगा, जिस ग्रह के साथ में होगा, उसकी भी वैल्यू बढ़ा देगा। और गुरु धन का कारक है, और गुरुदेव धन के कारक हैं, गुरुदेव ज्ञान के भी कारक है, गुरुदेव संतान के भी कारक। तो यहां बात हो रही है धन से। और गुरुदेव राज कृपा के भी कारक हैं, दसम भाव के कारक भी गुरुदेव हैं, सूर्य भी हैं, शनि भी हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब बात गुरु की आ रही है तो गुरुदेव राज कृपा के कारक है। जो बड़े बड़े अधिकारी हुए, जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनकी गुरु की स्थिति भी अच्छी है, तभी हुई है। और केंद्र में हो, शुभ स्थिति में हो, और तो उनको ऐश्वर्य मिलता है। भाग्येश का प्रभाव केंद्र में हो, लगन को मिलता है, तो अच्छा एक जातक शासक बनता है, अच्छा पद सम्मान मिलता है, उत्कृष्ट नौकरी मिलती है। अगर ये सब चीज केंद्र में हो, मान लिया धनेश भी, लाभेश भी, नवेश भी, लग्नेश भी और गुरु भी केंद्र में हो, परंतु अशुभ स्थिति में हो, तो निम्न पद भी नहीं मिलता, ठोकरें मिलती हैं, समाज में ठोकरें मिलती हैं अगर ये अशुभ स्थिति में है। ये भी आप जान लो। तो आप देख लीजिए आपके किस स्थिति में है, आप अपनी कुंडली का स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत ग्रह इसमें कमजोर है, तो आप जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करके फायदा उठा सकते हैं। मैंने आज आपको ज्योतिष का एक योग बताया है कि द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो, और गुरु द्वितीय भाव, पंचम भाव, एकादश भाव का स्वामी होकर के केंद्र में हो, और नवेश भी केंद्र में हो, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो, और लग्नेश अच्छी स्थिति पर हो, तो इसमें कोई साथ ही नहीं। क्योंकि बिना भाग्य का साथ दिए कोई भी जातक ऊपर नहीं उठता। तभी तो भाग्य कहा गया है, तभी तो किस्मत, तभी तो लक कहा गया है। वो आपको रोड से लेकर के ऊंचे उठा देगी। तो इन सब चीजों की जरूरत होती है। आइए एक विचार करते हैं, एक जातक की कुंडली में ये सब योग तो हैं, लेकिन अशुभ स्थिति में आ गए। अगर यही योग बलवान स्थिति में होते तो उसको पद सम्मान अवश्य मिलता। योग स्थान पर तो ठीक है, लेकिन वो अशुभता दे रहे हैं। अगर आपके भी ग्रह ऐसे अशुभता दे रहे हैं तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो खास तौर से बनाया, ताकि मेरे दर्शकों का मार्गदर्शन हो सके, अपनी कुंडली को मिलान कर ले। अगर ऐसे है तो ये योग बहुत अच्छा योग है, आपको पद सम्मान सहज मिल जाएंगे, लेकिन उनकी बलवंता। आइए विचार करते हैं क्या कहती है कुंडली। धन, सम्मान, उच्च पद, सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में सफल है या असफल, खुद विचार कर ले। मैंने पूरी रूपरेखा बता दी है। बालक का जन्म 14 अगस्त 2007 को शुक्ल पक्ष 2 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 2 मंगलवार को हुआ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व साढ़ा। जन्म के समय पे कुंभ लगन हुआ। कुंभ लगन के 12:53 है, राहु 13:45 पर है, मंगल 10:45 पर चतुर्थ भाव में है, और छठे भाव में बुध 26 लेकर के अस्त है, सूर्य 27 लेकर के है। सप्तम भाव में लग्नेश शनि 3 डिग्री 37 मिनट लेकर के अस्त है, शुक्र भाग्य भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी 3 डिग्री 3 मिनट लेकर के अस्त है, केतु 13:45 है, चंद्रमा 16:40 पर है, गुरु 16:03 पर है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, कुंभ लगन हो जातक का, और उसके कुंभ लगन में एकादश भाव में धनु राशि आती है, द्वितीय भाव में मीन राशि आती है। यानी ये धनेश है, ये आयेश है, ये लाभेश है, कुछ भी बोलो। इसका स्वामी गुरु है, और गुरु केंद्र में आ गया है। जैसा मैंने आपको बताया, धनेश, लाभेश, नवेश में से कोई ग्रह केंद्र में हो तो ये गुरु केंद्र में आ गया। गुरु द्वितीय, पंचम, एकादश किसी का भी स्वामी, गुरु द्वितीय, पंचम, एकादश किसी का स्वामी केंद्र में आ गया, केंद्र में आ गया। अब गुरु लाभेश भी आ गया, और गुरु धनेश भी आ गया।
गुरु आ गया, धन का कारक भी आ गया, बहुत अच्छे स्थान पर आ गया, दसम भाव में अच्छे स्थान पर आ गया। वृश्चिक राशि में दसम भाव में कितनी अच्छी जगह दिखाई दे रही है, आपको देखने से दिखाई दे रही होगी अगर गुरु हमारा दसम भाव में है। लेकिन जब गुरु दसम भाव में होता है तो शनि देव थोड़े से नाराज हो जाते हैं, वो एक अलग इशू। और गुरु की यहां से 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और नवम दृष्टि यहां पर छठे भाव पर होती है। बड़ी आनंदमयी दृष्टियां होती है गुरु की। और दसम भाव में गुरु अच्छा माना जाता है, वो अलग बात है, कालपुरुष कुंडली की मकर राशि है, लेकिन दसम भाव में गुरु हो, द्वितीय भाव का स्वामी हो, एकादश भाव का स्वामी हो और दसम भाव में है गुरु, तो बहुत अच्छा है आपका। लेकिन उसकी अच्छाई को आप आगे परखना है, कैसा है वो चीजें देखनी है। अच्छा है, साधारण देखने से अच्छा है, गुरु दोनों का स्वामी है, गुरु यहां पर अच्छा है, धन का कारक है, दसम भाव में केंद्र में शीर्ष कोण में है, अर्थ कोण का शीर्ष कोण अच्छा है। लेकिन इसकी अच्छाई को हमने परख करना है कि गुरु कितना अच्छा है या खराब है, वो है गूढ़ ज्ञान। आगे परखेंगे गुरु क्या है। यहां पर लग्नेश अस्त हो गया, राहु का भी प्रभाव आ गया, नवम भाव का स्वामी शुक्र अस्त हो गया, राहु का भी प्रभाव आ गया। सूर्य और राहु ये सब पृथाजनक कारक है। अब नवम भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, लगन को देख रहा है, शुभ तो है लेकिन तो अस्त हो गया, शुभता खत्म हो गई, ये है गूढ़ ज्ञान। अब उनकी ग्रहों की क्या स्थिति रही, अंशों में कमजोर, सूर्य से अस्त, राहु का प्रभाव, कोई फायदा नहीं हुआ। जगह तो अच्छी मिली बैठने के लिए, केंद्र मिली, वो भी पंचम सप्तम भाव मिला, किसको, लग्नेश को भी मिला और भाग्य के स्वामी को मिला, चतुर्थ भाव के स्वामी को मिला, सप्तम भाव केंद्र मिला, अच्छा मिला। लेकिन फायदा क्या हुआ, अस्त हो गए और राहु का प्रभाव भी आ गया, सारा गड़बड़ हो गया। हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, धनेश लाभेश नमेश, यानी दोनों का स्वामी गुरु भी यहाँ केंद्र में है और नवम भाव का स्वामी केंद्र में शुक्र यहाँ पर है, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी और लग्नेश भी शनि यहाँ पर है। लेकिन अंशों में सब कुछ खत्म हो गया और फिर राहु का प्रभाव, एक तो अस्त और ऊपर से राहु का प्रभाव, और सूर्य और राहु पृथाजनक कारक है और लगन में राहु हो गया, लग्नेश को भी पीड़ित कर दिया, 33 डिग्री पर है, चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया, शुक्र को भी पीड़ित कर दिया, केतु राहु का साम्राज्य हो गया। कोई पुरुष इनका अतृप्त योनि में है, उसके हिसाब से चीजें मैं हमेशा बताता हूं, इन सब चीजों को देखना है, आप उपाय कर सकते हैं इन चीजों का, इसलिए मैं आपको बताया। उसकी मुक्ति जब तक नहीं होगी, जब तक आप इसका रतन डाल करके बलवान भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों, जैसे लगने से आप बलवान कर लोगे, मान लिया कोई बताएगा बलवान है, लगने से बलवान कर लो, कुछ नहीं फायदा होगा मेरे दर्शकों, जब तक कि उसकी जो अतृप्त योनि में उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है। ये बिल्कुल आप एक निश्चय करके मान लीजिए। अब आगे चलते हैं, यानी इसके हिसाब से ग्रहों के स्थान बल तो मिल गया उनको, लेकिन बलवंता खत्म हो गई, अस्त हो गए, ग्रह अंश कमजोर थे, आगे भी और समस्या आ गई। विश्वनवास में केतु आ गया, चंद्रमा आ गया, सूर्य और राहु आ गए, ये विश्वनवास में भी आ गए भाई, केतु भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया, सूर्य भी, राहु आ गए। जो विश्वनवास में आ गए वो हानि करेंगे अपने कारक की, तो केतु भी हानि करने वाला हो गया, केतु के साथ चंद्रमा भी पीड़ित हो गया भाई, और राहु केतु यहां पर हो गए, साम्राज्य हो गया। पुष्कर नवास में कोई नहीं, वर्गोत्तम में गुरु है, यहां पर गुरु है और नवास कुंडली में भी गुरु है और वो भी एकादश भाव में गुरु है, मायने रखता है, बहुत अच्छी स्थिति पर है गुरु, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आगे देखते हैं कि गुरुदेव ने भी अपना आशीर्वाद पीछे खींच लिया, भाव में तो अच्छी तरह से आगे, राशि में भी अच्छा आगे, लेकिन अपना आशीर्वाद पीछे क्यों सोचा, उनके कर्म के आधार पर तो गुरु तभी तो देंगे ना। सब ये नवग्रह बंधे हुए हैं, इनकी सबकी एक मीटिंग है, वो उनका बिल्कुल एक उनका फंडा है नवग्रहों का कि आपके कर्म के आधार पर मिलेगा, नहीं तो कर्म भोगना पड़ेगा। अस्त कौन से हो गए, शनि लग्नेश अस्त हो गया, बुध पंचमेश आयस अस्त हो गया और शुक्र चतुर्देश और भाग्येश अस्त हो गया, 3 ग्रह अस्त हो गए। मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, मंगल दसम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में कितनी अच्छी स्थान पर मिली है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में आ गया और रोहिणी नक्षत्र
जन्म तारा से तीसरा नक्षत्र आता है, विपत तारा है, विपत्तियां देगा, प्रावटे देगा, कुछ भी देगा। और जबकि दसम भाव के लिए दिग्बली माना जाता है, लेकिन देगा कहां से? विपत तारा में आ गया, दसम भाव को देख रहा है, अपनी राशि को दे रहा है, मजबूर है। नक्षत्र से उनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मजबूर हो गया। मंगल भी अशुभ तारा में आ गया तो फायदा नहीं देगा, अशुभ प्रभाव ही देगा। और गुरु अनुराधा नक्षत्र में है, वो सातवीं तारा में आ गया, वध तारा आ गई, वहां पर भी परेशानी आ गई। अब गुरुदेव भी इतने अच्छे बैठ करके नक्षत्र के आधार पर वध तारा में चले गए, जबकि दोनों बचे हुए थे महारथी, मंगल और बुध। अगर मंगल और गुरु ठीक होते और लग्नेश ठीक होता तो कहीं ना कहीं अच्छी व्हाइट कॉलर का जॉब अच्छा मिलेगा, अच्छी पढ़ाई होती। 20 साल, अब 19 साल कंप्लीट होकर के 20 साल वाली बात आ गई और शिक्षा तो खत्म हो गई, राहु की पंचम दृष्टि है और बुध अस्त हो गया, कहां से शिक्षा मिलेगी? आज 12th पास को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। पहले के 2-4 जमात पढ़े हुए, जिस टाइम हम स्कूल में जाते थे, हमने सन 69 में मैट्रिक की थी, उसके एवरेज में तो कुछ भी नहीं है आज +2 भाई, ठीक है ना? वो बात अलग है, हमने बाकी शिक्षा की थी, लेकिन सवाल +2 वाली बात है। शिक्षा भी खत्म हो गई, बुध अस्त हो गया, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु ने भी अपना हाथ पीछे, आशीर्वाद से हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि गुरु अनुराधा नक्षत्र में चले गए। अब स्थिति क्या बनी? 9 ग्रह में से विष नवास में 4 हो गए, अस्त 3 हो गए, अशुभ तारा में 2 हो गए, 4 3 7 हो तो 9 ग्रह हो गए इस जातक के। और जबकि योग देखते हैं, आप योग देखिए, धनेश लावेश नमेश कोई भी एक ग्रह हो, धनेश लावेश का स्वामी गुरु यहां पर है। गुरु पंचम भाव का, द्वितीय भाव का, एकादश भाव का स्वामी यहां पर केंद्र में हो, केंद्र में है। नवम भाव का स्वामी शुक्र केंद्र में है और लग्नेश भी केंद्र में है, लेकिन बलवंता खत्म हो गई, उसको कौन देखेगा भाई? यह गूढ़ ज्ञान। ग्रह ने अपनी जगह तो अच्छी पकड़ी, लेकिन अंशों में वो मार खा गए। कोई गलत नक्षत्र में चला गया, कोई विष नवास में चला गया, तो वर्गोत्तम में गुरु होते हुए भी फिर भी उसने हाथ छोड़ लिया। किसको देगा? अगर थोड़ा दे भीगा, वध तारा में देगा नहीं नियम के हिसाब से, लेकिन चलो केंद्र का स्वामी छुटमुट देगा भी तो किसको देगा? सबसे पहले लग्नेश ही तो चाहिए ना, वो तो सब है नहीं, एक मुरझाया फूल के बराबर रह गया। ग्रहों की स्थिति भाव में तो अच्छी है, लेकिन अंशों में पिछड़ गया। तो यही है, भगवान के पास एक ऐसी तराजू है कि आपके कर्मों को वो तोल लेता है। आप सोचते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, नहीं, आपका एक एक पल वहां पर रिकॉर्ड होता है। और जब आपको जन्म मिलता है तो आप जो इस कर्म में करोगे तो अगले कर्म में, अगले भविष्य में आप उसको मिलेगा। अगर जो मानता है तो मानो, नहीं मानता तो आपकी मर्जी। और पिछले जन्म में जो करके आए उसके आधार पर आपको मिल रही है। इनका पूरे परिवार में कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है, सब जगह परेशानी है, क्योंकि ये जो अतृप्त योनि में जो हमारे पूरे हो जाते हैं वो शांत नहीं बैठने देते, वो प्रेत योनि में होते हैं। और पितृ तो वो है जो पितृ योनि में चले गए, फिर उनको वहां पर जन्म मिल जाता है। और प्रेत वो है जो पितृ योनि तक पहुंचे ही नहीं। बहुत लंबा रास्ता होता है जाने का। 16 है, वैतरणी नदी है जिसमें कई गौदान कौदान सबका महिमा है जो आप करके आए हैं। तो मैं कहूंगा दर्शकों, आप अच्छे कर्म कीजिए। लग्नेश, पंचमेश, नवेश, धर्म त्रिकोण के तीनों स्वामी अस्त हो गए तो धर्म वाली तो बात ही नहीं रही। जो आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा वो अनैतिक कार्य भी नहीं करेगा। तो इसमें तो अनैतिक कार्य घुस गया। मंगल और ये शनि राहु लगन पर प्रभाव दे रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर, शनि यहाँ पर, एक्सीडेंट का योग होगा। चंद्रमा खाने पीने का ग्रह है, अशुभ प्रभावी है। आज बच्चा है, कल को कुछ और भी शौक करेगा, अलग अलग किस्म की दारू का भी शौक करेगा। क्यों? चंद्रमा खाने पीने का भी तो कारक है ना, उसके ऊपर भी तो प्रभाव आ गया।
मंगल का आ गया, केतु का आ गया, राहु का आ गया, सब पीड़ित है पूर्व जन्म को कर्मों का। आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित कीजिए, षडवर्ग करके देख करके सब अध्ययन करके, और फिर जो दोष निकलता है उनका उपाय कीजिए, और फिर आपको सूर्य का जल तो देना ही होगा। लग्नेश का रतन, भाग्येश का रतन और पंचमेश का रतन, ये सब धारण करना पड़ेगा। लेकिन आप उनसे से पहले ये कर्म जो लेकर के आए, उन कर्मों का प्रायश्चित करने के बाद होगा। योग कितना अच्छा है लेकिन विफल है। अगर आपकी कुंडली में सफल हो रहा है तो आप दशा अंतरदशा देखिए, आपको जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।